हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है फ्रॉम इंडिया अ क्लाइमेट वार्निंग फॉर यूरोप। ठीक है। द ईयूज टॉप ग्लोबल वार्मिंग एडवाइजरी बॉडी कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन की जो टॉप ग्लोबल वार्निंग के ऊपर एडवाइस देने वाली बॉडी है, द यूरोपियन साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका नाम है द यूरोपियन साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड ऑन क्लाइमेट चेंज, हैज कॉल्ड ऑन द ब्लॉक्स मेंबर। उसने अपने जो उसके मेंबर्स हैं उनसे गुहार लगाई है, कॉल्ड मतलब रिक्वेस्ट की है, टू फाइंड वेज कि वो रास्ता ढूंढें टू डील विद द राइजिंग टेम्परेचर, जो ये धरती का लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके लिए, उससे निपटने के लिए। द एजेंसीज एडवाइज टू प्रिपेयर, कह रहा है कि एजेंसी ने एडवाइस दी है प्रिपेयर रहने के लिए। किसके लिए? फॉर अ टेम्परेचर राइज ऑफ अबाउट 2.8 डिग्री सेल्सियस बाई 2100, कि 2000 मतलब 2100 तक जो हमारा धरती का जो टेम्परेचर है वो 2.8 डिग्री सेल्सियस तक की मात्रा से बढ़ जाएगा। इस पर्टिकुलरली सॉबरिंग, और कह रहा है कि ये जो बात है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है, सीरियस है। सॉबरिंग मतलब सीरियस। फॉर डिकेड्स, कह रहा है दशकों से, यूरोप्स क्लाइमेट पॉलिसी, जो यूरोप की क्लाइमेट पॉलिसी है, हैज फोकस्ड ऑन इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट। वो ज्यादा फोकस्ड है कि किस तरीके से इमिशन को कम किया जाए, उस कमिटमेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। द एडवाइजरी, कह रहा है कि ये जो एडवाइजरी बॉडी ने एडवाइस दी है, इशूड ऑन ट्यूसडे, जो कि ट्यूसडे को इशू हुई है, एक्नॉलेजेस, वो माना है कि दैट मिटिगेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाई मेजर्स, कि ये जो हम स्टेप्स ले रहे हैं चीजों को रिड्यूस करने में, मिटिगेट करने में, उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे और मेजर्स, ऐसे और स्टेप्स लेने होंगे ताकि हम टू बिल्ड रिजिलियंस अगेंस्ट द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ वार्मिंग वर्ल्ड, ताकि हम अपने सिस्टम में एक तरीके से रिजिलियंस पैदा कर पाए, उसको मजबूत बना पाए, जो वार्मिंग वर्ल्ड है, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग से जो उसका बहुत खराब प्रभाव आने वाला है उससे निपटने के लिए। इट इज ऑल्सो अ टैसिड रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब ये चीज मानी है उन्होंने, टैसिड मतलब कहा नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली इस बात को माना है दैट द पेरिस पैक्ट्स एम्बिशन, जो पेरिस पैक्ट हुआ था, जिसका वो जो एम्बिशन था ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग को हम लिमिट करेंगे टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, इज इंक्रीजिंगली आउट ऑफ रीच। कह रहा है कि जो पेरिस पैक्ट का एम्बिशन था कि हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल से सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर को बढ़ने देंगे, अब ऐसा लग रहा है कि वो आउट ऑफ रीच है, मतलब हाथ से निकल चुका है। अब हम उस जो हमारा एम्बिशन था उसको नहीं पा पाएंगे। मोस्ट स्टडीज आइडेंटिफाई यूरोप एज द फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट। कह रहा है कि ज्यादातर स्टडीज ने ये पाया है कि यूरोप जो है वो सबसे तेजी से गर्म होने वाला कॉन्टिनेंट है। फ्लड्स, लीथल हीट वेव्स, कह रहा है वहां पे फ्लड्स होते हैं, बहुत ज्यादा घातक, लीथल मतलब बहुत ज्यादा घातक हीट वेव्स होती हैं, जो गर्मी वाली वेव्स आती हैं। एंड डिवॉस्टेटिंग फॉरेस्ट फायर, और विनाशकारी जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऑफ दिस डिकेड्स आर वार्निंग दैट ईयू पॉलिसी मेकर्स, कह रहा है कि अब हर साल ये, मतलब जो इस दशक के हर साल ये सब घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं, और ये एक तरीके से वार्निंग्स है that EU policymakers have to find ways to save lives and protect livelihoods। कह रहा है कि ये जो वार्निंग्स है इसको समझना होगा जो EU के पॉलिसी मेकर्स हैं उनको, ताकि वो रास्ता ढूंढ सकें या फिर ऐसे स्टेप्स उठा सकें कि लोगों की जान बचा सकें और लोगों की रोजी रोटी बचा सकें। देयर काउंटर पार्ट्स इन इंडिया फेस सिमिलर चैलेंजेस। कह रहा है कि जैसे पॉलिसी मेकर यूरोप में है उसी तरीके के जो भारत में है उनको भी इन्हीं सब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बहुत ज्यादा खराब जो वेदर इवेंट्स होते हैं, टेंड टू मिरर अक्रॉस कॉन्टिनेंट, उसी तरीके के जैसे यूरोप में रहे उसी तरीके के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं वो पूरे कॉन्टिनेंट में होते हैं। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, चाहे हम बात कर ले इंटेंसिटी की, मतलब उतनी ही ज्यादा तीव्रता से होते हैं। एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, और प्रिडिक्टेबल नहीं होते, कभी भी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी भी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है। तो जिस तरीके का यूरोप में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दिख रहे थे उसी तरीके के भारत में भी दिखते हैं, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट में। दैट इज वाई ESABCC रिकमेंडेशंस टू इम्बेड क्लाइमेट रेजिलियंस इन इनिशिएटिव, कह रहा है इसी वजह से जो ये एडवाइजरी बॉडी है यूरोप का, उसने जो रिकमेंडेशन दी है कि क्लाइमेट रेजिलियंस को इम्बेड किया जाए, इम्बेड मतलब शामिल किया जाए
अपने इनिशिएटिव्स में अक्रॉस पॉलिसी डोमेन्स रिंग ट्रू फॉर प्लानर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब कि जो ESABCC का एडवाइस है कि क्लाइमेट रिजिलियंस को शामिल करो जब भी कोई पॉलिसी बना रहे हो, कह रहा है ये चीज अब एकदम सत्य नजर आ रही है पूरे विश्व में। मतलब ये बात एकदम सही है कि हमको क्लाइमेट रिजिलियंस बनाने के लिए अपनी पॉलिसीज में इसको इंक्लूड करना होगा। दैट सेड, फिर भी द सोशल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, कह रहा है कि जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं विद इन विच मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना अनफोल्ड, जिसके अंदर ये मौसमी जो घटनाएं घट रही हैं, आर वास्टली डिफरेंट, वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, अलग अलग है। मतलब कि यूरोप में भी घटनाएं हो रही हैं, भारत कॉन्टिनेंट में भी घटनाएं हो रही हैं, मगर यूरोप एक समृद्ध देश, वहां पर पूरा कॉन्टिनेंट है, और ये जो पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट है वो क्या है, यहाँ पे गरीबी है। तो वहां पे हो सकता है वो लोग इस चीजों को झेल पा रहे हो, मगर हम लोग नहीं झेल पा रहे हैं। तो कह रहा है कि बड़ी स्थितियां अलग अलग हैं। EU नेशंस हैव इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम, कह रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन नेशंस हैं उनके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम जो अच्छे हैं, काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं। एंड देयर सोशल सेफ्टी नेट्स, और जो उनके यहाँ सामाजिक सुरक्षा वाला तंत्र है, मतलब जो पूरा उनके यहाँ खूब सारी पॉलिसीज हैं, लोगों को हेल्प करने के लिए हैं, खुद सरकार ने बहुत सी मदद कर रखी है। कह रहा है तो जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं आर स्ट्रॉन्गर, वो मजबूत हैं कंपेयर टू दो, उनकी तुलना में इन कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं। ग्लोबल साउथ मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर पुअर कंट्रीज हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इन EU कंट्रीज कंट्रीब्यूट्स अ फार स्मॉल शेयर टू GDP, कह रहा है कि EU में जो एग्रीकल्चर है वो उनके GDP में बहुत ही कम योगदान देता है, एंड एम्प्लॉयज अ सिग्निफिकेंटली लोअर प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन कंपेयर टू इंडिया, और उनके एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा कम लोग एम्प्लॉयड हैं अगर हम भारत से कंपेयर करते हैं। मतलब भारत में तो एक तरीके से कृषि प्रधान देश है, जहां पे 60-70% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो वहीं उसी सेक्टर में सबसे ज्यादा है। मगर EU में क्या है कि भाई एग्रीकल्चर कम है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी उस सेक्टर में उतना ज्यादा नहीं है। तो भारत जैसे देशों को क्लाइमेट की जो क्लाइमेट जो हो रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा EU की तुलना में। प्लानर्स इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा है कि हर वर्ल्ड में जितने भी प्लानर्स हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, मस्ट बैलेंस द नीड्स ऑफ कोपिंग विद द क्लाइमेट विद द इम्पेरेटिव्स ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स। उनको एक तरीके से बैलेंस बनाना होगा कि किस तरीके से वो क्लाइमेट को झेल पाए, है ना, कोप कर पाए उसके साथ, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि वो जॉब्स को भी क्रिएट करें। इम्पेरेटिव मतलब आवश्यकता, कि ये नेसेसरी है कि वो साथ ही साथ जॉब्स को भी क्रिएट करें, क्लाइमेट का भी ध्यान रखें, जॉब भी क्रिएट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करें, एंड पब्लिक सर्विसेज भी क्रिएट करें। हाउएवर, हालांकि इन डेवलपिंग कंट्रीज की जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पॉलिसी मेकर्स हैव टू प्रोटेक्ट वनरेबल पॉपुलेशन। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं, उनको अपनी वनरेबल पॉपुलेशन जो एक तरीके से कमजोर है ना, जो बहुत ज्यादा वंचित है, पिछड़ी हुई पॉपुलेशन है, उनको प्रोटेक्ट करना है, while continuing to lay the foundation for economic prosperity, और साथ ही साथ उनको आर्थिक प्रॉस्पेरिटी हो, मतलब वृद्धि हो, उसके लिए भी फाउंडेशन तैयार करना है। एक तरफ उनको इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है कि उनकी इकोनॉमी बढ़े, देश की इकोनॉमी बढ़े, लोगों को पैसा मिले, और साथ ही साथ है उस कमजोर सेक्शन को भी ध्यान रखना है कि वो पीछे ना छूट जाए। दे मे बी बेटर प्लेस इन वन रेस्पेक्ट, दो राइटर कह रहा है कि हालांकि जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके साथ एक चीज अच्छी है, मच ऑफ यूरोप्स हाईवे, ज्यादातर जो यूरोप के हाईवेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, रेल ट्रैक्स हैं, वाटर एनर्जी सप्लाई सिस्टम है, वर बिल्ड फॉर अ स्टेबल क्लाइमेट। ये बहुत पहले बने हुए थे और उस समय क्लाइमेट चेंज का ध्यान नहीं रखा गया था इनका, क्योंकि 1970-80 में ये बने होंगे तो तब क्लाइमेट जो था वो स्टेबल था, उसके अनुसार ये बने हुए थे। इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन कंट्रास्ट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। कह रहा है कि दूसरी तरफ भारत की अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है वो अभी भी प्रोग्रेस में। तो इससे फायदा ये हुआ कि हम क्लाइमेट चेंज का शुरुआत में ही ध्यान रख सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल सकते हैं। ESABCC's warning should therefore push planners to incorporate climate resilience। कह रहा है कि ये जो ESABCC की जो वार्निंग है
उसको एक तरीके से प्लानर्स को पुश करना चाहिए कि वो ये जो क्लाइमेट रेजिलियंस है उसको इनकॉर्पोरेट करें, मतलब अंदर डालें इनटू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर एट द आउटसेट, आउटसेट मतलब इनिशियल स्टेज में, मतलब कोई भी अगर प्रोजेक्ट्स बनाया जा रहा है तो ईएसबीसीसी का ये काम है कि भाई ये जो वार्निंग वो दे रहे हैं उसके तहत जो प्लानर्स हैं जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो स्टार्टिंग ही स्टेज में क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए उसके उस प्रोजेक्ट के अंदर अपने पॉइंट्स डालें। समझ में आई बात? व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन क्या है? अलार्म येट एनालिटिकल, मतलब काफी एनालिसिस भरी है और साथ ही साथ राइटर ने चेतावनी दी है। हाँ ये तो है। ह्यूमरस है, मजाकिया है, लाइट हार्टेड है, नहीं। इमोशनल एंड नॉस्टैल्जिक है, बहुत ज्यादा इमोशनल टोन थी, नहीं। एग्रेसिव एंड एक्यूजेटरी है, काफी ज्यादा गुस्से वाली है, आरोप लगाने वाली है, नहीं। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? कह रहा है इन चारों सेंटेंस से पैसेज के अनुसार कौन सा सही है? यूरोप हैज कंप्लीटली फेल्ड इन कंट्रोलिंग ग्रीन हाउस इमिशन, कह रहा है कि यूरोप पूरी तरीके से फेल हो गया है ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने में, ऐसा कहीं पैसेज में नहीं दिया गया। क्लाइमेट मिटिगेशन अलोन कैन नॉट सफिशिएंटली एड्रेस फ्यूचर क्लाइमेट रिस्क, कह रहा है कि क्लाइमेट को मिटिगेट करना, एक तरीके से उसको शांत करना, वो सफिशिएंट नहीं है फ्यूचर रिस्क के लिए। हाँ ये ठीक है, ये बात कही गई है, तो बी हो सकता है। इंडिया ऑलरेडी पोजेसेस स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट रेजिलियंस सिस्टम, कह रहा है कि इंडिया के पास पहले से ही स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट रेजिलियंस सिस्टम है, नहीं ऐसा नहीं है। एक्सट्रीम वेदर विल अफेक्ट ओनली रीजन्स लैकिंग वार्निंग मैकेनिज्म, नहीं, कह रहा है सिर्फ एक्सट्रीम वेदर वहीं पे प्रभाव डालेंगे जहां पे वार्निंग मैकेनिज्म नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 1 2 3, इनमें से कौन सा सही होगा ना, करेक्ट पूछा है, देख लिया करो करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, कहीं कहीं गलती हो जाती है। यूरोप इज आइडेंटिफाइड एज द फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट, हाँ ये तो बताया गया है पैसेज में। डेवलपिंग कंट्रीज फेस द डुअल बर्डन ऑफ क्लाइमेट रिस्पॉन्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कह रहा है जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे भारत जैसे देश हैं, एक तो उनके पास इनके ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ का भी प्रेशर है कि भाई आर्थिक रूप से भी हमको मजबूत होना है, और दूसरी चीज ये है कि अब क्लाइमेट वाला बर्डन भी हमको झेलना है, तो ये भी बात बोली है। यूरोप्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज लार्जली डिजाइन फॉर अनस्टेबल, नहीं स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए था, तो ये तो गलत हो गया। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। द ऑथर मोस्ट स्ट्रांगली सजेस्ट दैट डेवलपिंग कंट्रीज में हैव एन एडवांटेज बिकॉज, कह रहा है कि ऑथर ने नहीं कहा था कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास एक एडवांटेज है, कह रहा है क्यों ऐसा कहा था उसने? कैन इंटीग्रेट क्लाइमेट रिजिलियंस व्हाइल बिल्डिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, यही करेक्ट है। उसने ये नहीं कहा था कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये एक चीज इनके साथ अच्छी है, ये है कि यूरोप में तो सारे प्रोजेक्ट बन चुके हैं डेवलपमेंट वाले, मगर भारत जैसे देश में जो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, जहां पे डेवलपमेंट प्रोग्रेस स्टेज में है, तो वहां पे हम पहले ही ये सब जितने भी क्लाइमेट कंडीशन से रिलेटेड जो भी हमें चीज डालनी है उसमें हम डाल सकते हैं स्टार्टिंग में ना, ये एकदम करेक्ट आंसर है। ऑलरेडी एक्सपीरियंस फ्यूअर क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर देन यूरोप, स्ट्रॉन्गर वेलफेयर प्रोटेक्शन देन एडवांस इकोनॉमी, कह रहा है कि हमारे पास जो है वो वेलफेयर प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्गर वेलफेयर प्रोटेक्शन है एडवांस इकोनॉमीज की तुलना में, ऐसा कहीं नहीं है, उनके पास ज्यादा अच्छी है पैसेज के अनुसार। तो डिपेंड लेस ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज देन यूरोप, नहीं, ये एकदम करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज का जो मुख्य तर्क था वो कौन सा था? टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग सिस्टम अलोन कैन मिनिमाइज क्लाइमेट रिलेटेड डैमेज, कह रहा है कि ये जो फोरकास्टिंग सिस्टम है जो पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं वही काफी है क्लाइमेट रिलेटेड डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, नहीं। ग्लोबल वार्मिंग प्रेडिक्शंस आर एग्जैगरेटेड बाय इंटरनेशनल एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन, कह रहा है कि इंटरनेशनल एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन द्वारा ग्लोबल वार्मिंग जो है इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बताया है, उसका प्रेडिक्शन बहुत बढ़ चढ़ के किया है। एग्जैगरेटेड की स्पेलिंग याद रखना, ये भी नहीं है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज में ग्लोबल क्लाइमेट कॉपरेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ऐसा पैसेज में कहीं नहीं बात हुई है। मतलब कह रहा है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, जो आर्थिक असमानताएं हैं, उससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट कॉपरेशन नहीं बन पा रहा है, मतलब प्रैक्टिकली नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्लाइमेट एडेप्टेशन मस्ट कॉम्प्लीमेंट मिटिगेशन, हाँ
कि किस तरीके का क्लाइमेट है उस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करना है, साथ ही साथ चीजों को मिटिगेट करते हुए जो इमिजन है उनको, स्पेशली विद इन डिफरेंट रीजनल कंटेक्स्ट। हाँ, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग जरूरतें हैं, उसके हिसाब से हमको स्टेप्स लेने होंगे। इमिजन्स जो हो रहे हैं, बात हुई थी ना, इमिजन्स जो हो रहे हैं उसको मिटिगेट करना है, मगर ऐसे कदम भी उठाने हैं जिससे जो अलग अलग रीजन के हिसाब से कदम उठाने हैं। तो डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ के देखो, छोटा ही लग रहा है, यहीं से करते हैं ना डायरेक्टली, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओपन एआई हैज इंट्रोड्यूस टू सिक्योरिटी मेजर्स फॉर चैट जीपीटी यूजर्स। कह रहा है कि ओपन एआई ने 2 नए सिक्योरिटी मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं चैट जीपीटी के यूज करने वाले के लिए। उसमें से पहला है लॉकडाउन मोड और दूसरा है एलिवेटेड रिस्क फ्लैग्स। These 2 security measures work dash to give users better information about risks and more control over the system। कह रहा है कि ये दोनों ही सिक्योरिटी सिस्टम एक साथ मिलकर बेटर इंफॉर्मेशन देते हैं रिस्क के बारे में कि क्या खतरा है, और ज्यादा कंट्रोल देते हैं सिस्टम के ऊपर। लॉकडाउन मोड इज एन एडवांस सिक्योरिटी फीचर। कह रहा है कि जो लॉकडाउन मोड है वो काफी ज्यादा एडवांस सिक्योरिटी फीचर है, दैट इज ऑप्शनल, जो कि ऑप्शनल है, मतलब कुछ लोगों के लिए है कुछ लोगों के लिए नहीं है, एंड मेंट फॉर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर्स, और ये कुछ ही स्मॉल ग्रुप्स ऑफ यूजर्स के लिए बना हुआ है, हु माइट बी एट अ हायर रिस्क ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक, जिनके ऊपर ज्यादा खतरा है साइबर सिक्योरिटी अटैक्स का। क्या होना चाहिए? पहला, इन टेंडम मतलब साथ साथ मिलकर, एट डैगर्स ड्रॉन इसका मतलब क्या होता है? दुश्मनी दो लोगों के बीच में। इन डायर स्टेट मतलब बहुत ही ज्यादा खराब हालात में नहीं। एट 6 and 7 मतलब कंफ्यूजन स्टेट में। अब बता दो कौन सा होगा, खुद ही बताओ। These 2 सिक्योरिटीज मेजर्स वर्क इन टेंडम मतलब एक साथ मिलकर काम करते हैं, बेटर इंफॉर्मेशन देते हैं रिस्क के बारे में और कंट्रोल देते हैं सिस्टम के ऊपर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। दिस इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड टीम्स एट मेजर ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहा है कि ये जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है वो एग्जीक्यूटिव्स के लिए मतलब ऑफिसर्स के लिए है, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए है, या जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की टीम्स हैं उनके लिए। इट इज नॉट मेंट फॉर एवरी डे यूजर्स, ये कॉमन लोगों के लिए नहीं है, बट रादर फॉर दोज उनके लिए हु नीड एन एडेड लेयर ऑफ डिफेंस, जिनको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। व्हेन इनेबल्ड, अगर इसको हमने ऑन कर दिया, लॉकडाउन मोड टाइटली लिमिट्स हाउ चैट जीपीटी इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल सिस्टम। तो जो लॉकडाउन मोड में चैट जीपीटी बाहर के सिस्टम से बहुत ही ज्यादा लिमिटेड कांटेक्ट करेगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाएंगे तब। इट डैश डिसेबल्स सर्टेन टूल्स एंड फीचर्स दैट अटैकर्स माइट अटेम्प्ट टू डैश थ्रू प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ, अगर जैसे ही हम लॉकडाउन मोड को ऑन करेंगे तो ये कुछ फीचर्स को एक तरीके से ऑफ कर देगा, जिसकी वजह मतलब जिसकी हेल्प से जो अटैकर्स हैं वो अटैक करते थे उन फीचर्स को ही वो ऑफ कर देगा। तो क्या होना चाहिए? डिटरमिनिस्टिकली मतलब निश्चित रूप से। कैप्रिशियसली, कैप्रिशियसली का मतलब होता है अपनी मर्जी से। परफेक्टरी का मतलब होता है औपचारिक रूप से। स्टूडिफाइंग, स्टूडिफाइंग का मतलब है चौंका देने वाला। तो बेस्ट यहां पे क्या आ रहा है? डिटरमिनिस्टिकली मतलब निश्चित रूप से वो डिसेबल कर देगा सर्टेन टूल्स को या उसके फीचर्स को जिसकी वजह से बाहर के अटैकर्स अटैक करते थे। डैश थ्रू प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। रिकैप्टुलेट का मतलब होता है दोहराना, तो कोई मीनिंग आ रहा नहीं। वेट का मतलब होता है तेज करना। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है फायदा उठाना गलत तरीके से। बैजर का मतलब होता है बार बार परेशान करना। तो एक्सप्लॉइट ज्यादा बेस्ट लग रहा है यहाँ पे। एक्सप्लॉइट थ्रू प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, हाँ कह रहा है कि वो निश्चित रूप से डिसेबल कर देता है उस टूल्स और उस फीचर्स को जिसकी मदद से अटैकर्स एक प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, प्रॉम्प्ट मतलब हो गया कोडिंग जो है वो डालकर सिस्टम में चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर। द गोल इज टू प्रिवेंट सेंसिटिव डेटा। कह रहा है कि ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है इनका गोल ये है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है उसको बचाया जाए। डैश बीइंग एक्सट्रैक्टेड मतलब एक्सट्रैक्टेड होने से कोई उनको निकाल ना ले। थ्रू हिडन और मैलिशियस इंस्ट्रक्शन द्वारा। मैलिशियस मतलब नुकसान पहुंचाने वाले, कि
कोई खराब कुछ गलत इंस्ट्रक्शन डालकर सिस्टम में कोई इनसेंसिटिव डेटा को निकाल ना ले। तो गोल यही है, उससे बचाना। क्या होना चाहिए? डेटा विद बीइंग एक्सट्रैक्टेड, विद का कोई मतलब आ रहा नहीं, अगेंस्ट बीइंग एक्सट्रैक्टेड नहीं, फ्रॉम बीइंग एक्सट्रैक्टेड, हाँ, कि उनको हम एक्सट्रैक्ट होने से बचा लें, फ्रॉम बीइंग एक्सट्रैक्टेड। अपॉन यहां पे नहीं होगा, तो बेस्ट यहां पे क्या है? सी है, द गोल इज टू प्रिवेंट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम बीइंग एक्सट्रैक्टेड। ठीक, दैट मीन्स नो लाइव नेटवर्क रिक्वेस्ट लीव ओपन एआई सिक्योर नेटवर्क इन्वायरमेंट। कह रहा है कि इसका मतलब यह है कि ओपन एआई का जो सिक्योर नेटवर्क सिस्टम है उससे कोई भी रिक्वेस्ट बाहर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम को लिमिटेड कर दिया गया है इस सिक्योरिटी द्वारा। इफ द सिस्टम कैन नॉट गारंटी स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन फॉर अ फीचर, कह रहा है कि अगर कोई सिस्टम डेटा का प्रोटेक्शन नहीं गारंटी दे सकता कि बहुत आपका जो डेटा है वो सुरक्षित है, दैट फीचर में बी डैश इंटायरली, तो वो एक तरीके से वो सिस्टम जो फीचर है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। टर्न बैक का मतलब होता है वापस करना, वापस कर देना नहीं। टर्न अप मतलब बढ़ाना। टर्न ऑफ बंद कर देना हो सकता है। टर्न इनटू में बदलना नहीं। तो बेस्ट यहां पे क्या है? टर्न ऑफ, दैट फीचर में भी टर्न ऑफ। अच्छा, बी लगा हुआ है, वैसे भी पैसिव फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। टर्न बैक और टर्न इनटू तो खत्म ही हो गया, और टर्न अप और टर्न ऑफ में समझ में आ ही रहा है, इसलिए सी करेक्ट है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।